जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो है, हमारा चैप्टर जो है, यू नो ऑल दैट इज़ द नेशनलिज्म इन इंडिया। जो हमारा टॉपिक था बेटा वो 1915 से अप टू 1932 तक है, जो हमारा सिलेबस है। लेकिन मैंने पहले बता दिया आपको, एक सीक्वेंस है हमारे 1915 से लेकर 1947 टिल इंडिपेंडेंस, जो हम एक एक करके हाईलाइट करते हैं। हमने पहले हाईलाइट किया है चंपारण से लेकर टिल 1931 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब उसके बाद एक और स्टेज शुरू होता है, लास्ट एंड फाइनल स्टेज इंडियन इंडिपेंडेंस का, जो बेटा 1940 से शुरू हुआ है और 1947 तक है। ये नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज है इंडियन इंडिपेंडेंस का, जो स्टार्ट हुआ 1940 अप टू 1947। इसमें से एक क्वेश्चन हमें अराइज होता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ, उसमें सपोर्ट नहीं आया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज वहां से शुरू होता था द कंसेप्ट विच वाज नोन एज टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट, टू नेशन थ्योरी। और इसमें से एक सीक्वेंस है आफ्टर 1932, आफ्टर दैट एक पॉइंट है 1940 का, एक सीक्वेंस के एतबार से मैं आ रहा हूं। देन 1942 का है क्रिप्स मिशन, देन 1942 का है क्विट इंडिया मूवमेंट, देन आगे है 46 का कैबिनेट मिशन, देन आगे है माउंटबेटन प्लान। इसलिए मैंने ये टॉपिक्स चुन लिए, ये आपके इस चैप्टर के साथ क्लोज है और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जो ये फ्रीडम है, इंडिया की फ्रीडम किस तरीके से हासिल की इंडिया ने, जिसमें से आपके टॉपिक के एतबार से मैंने हाईलाइट किया अपने पॉइंट्स। और थोड़ा सा एडिशनल में जा रहा हूं, जो मैंने हाईलाइट लिखा यहां पे पॉइंट क्रिप्स मिशन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस के एतबार से मैं जा रहा हूं। नाउ यहां से 1942 से पहले हमें थोड़ा 1940 पे जाना है, जो 1940 में एक लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, जिसमें से पहले से ही स्टार्ट होता था टू नेशन थ्योरी। उसमें से 1940 में एक रेजोल्यूशन पास होता है, याद रखना बेटा, 1940 में एक रेजोल्यूशन पास होता है, रेजोल्यूशन पासर, जो लाहौर में होता है। 1940 में एक रेजोल्यूशन पास होता है, लाहौर में पास होता है, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। और इस 1940 रेजोल्यूशन में ये पास किसने किया? ये मुस्लिम लीग ने किया, अली मोहम्मद जिन्ना थ्रो। और इसमें से क्या कहा, इस रेजोल्यूशन पासर में से उन्होंने क्या कहा कि हमें टू नेशन थ्योरी किस लेवल पे चाहिए, जो भी एरियाज अंडर जहां पे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी में जो है, जो एरियाज मुस्लिम मेजॉरिटी में है, उनको सेपरेट छोड़ना है। जिसमें से इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया है कि जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको हमें बेटा सेपरेट छोड़ना है। यह पास हुआ है रेजोल्यूशन पासर 1940, जो कहां पे हुआ? पाकिस्तान, लाहौर में, बाय द मुस्लिम लीग। कौन कौन सा एरिया इसमें आता है? इसमें बेटा एक एरिया है दैट इज नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, एंड सेकंड दैट इज ईस्टर्न पार्ट, जहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, उनको सेपरेट होना चाहिए। ये एक पॉइंट है 1940, जो बात छेड़ दिया उन्होंने, एक रेजोल्यूशन पास किया है लाहौर में। उसके बाद हम जाते हैं 1940, ये बाद में हम देखेंगे इसका क्या हुआ, ये रेजोल्यूशन कहां तक पहुंच गया। अब पॉइंट है हमारा जो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के एतबार से, दैट इज द क्रिप्स मिशन 1942। ये क्रिप्स मिशन इंडिया आया 1942 में। बेटा इसका मेन इंटेंशन क्या था? इंडिया आना। मकसद क्या था इंडिया आना? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिप्स मिशन है, ये क्रिप्स मिशन है क्या? लेट बी क्लियर अबाउट द पॉइंट 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो भेज दिया गया है इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1942, यू नो दिस 1942, at that time there was a second world war which started 1939 up to 42. I am discussing the point 1942, that is the Crips mission, which is related to the Indian independence, जो मूवमेंट चल रही थी, जो स्ट्रैटेजी चल रही थी। क्रिप्स जो था, क्रिप्स मिशन, इसमें से जो लीडर था, हेड था, दैट वाज नोन एज सेटाफोर्ड क्रिप्स। सेटाफोर्ड क्रिप्स जो था, इसको भेज दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा गया है क्रिप्स मिशन। यह भेज दिया गया है इंडिया में 1942 में। अब यहां पे पॉइंट है, जो क्रिप्स मिशन, स्टैफोर्ड क्रिप्स आया, इंडिया आया एक मिशन लेकर। यह मिशन क्या था? मकसद क्या था इस मिशन का? रीजन क्या था? व्हाट वर द मेन रीजंस
एक मेन रीजन हमें बताना है ये क्रिप्स मिशन क्यों आया इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, ये इंडिया क्यों आ रहा था, इसका पहला कॉज है, दैट इज जो रीजन है, कॉज या रीजन है क्यों आया ये क्रिप्स मिशन इंडिया, इसका पहला रीजन है दैट इज सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये इसका रीजन है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्रिप्स मिशन का रीजन है इंडिया आना 1942 में, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक मेन पॉइंट है इसका। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था, एज यू नो, वर्ल्ड वॉर डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। वन ब्लॉक जो था जिसमें था जर्मनी था, जिसमें इटाली था, जिसमें जापान था, एंड सेकंड जो था जिसमें ब्रिटेन था, यूएसए था, यूएसएसआर था, एक्स्ट्रा। और ये जो ब्लॉक था इसमें क्या हुआ था, इसमें वार हुआ था बिटवीन द टू ब्लॉक्स। इस ब्लॉक में इसकी रिलेशन और क्रिप्स मिशन की रिलेशन इंडियन स्ट्रगल के साथ क्या है, बिल्कुल है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया। नाउ सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था ये मोस्ट पावरफुल कंट्री था, लेकिन इसकी जगह बहुत सारी कंट्रीज है, जापान एक था वो भी पावरफुल बन चुका था। अब जापान ने क्या किया, इसने ब्रिटेन के एरियाज को खराब किया इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इस ब्रिटेन को मात हुई जापान से सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा था 1942 में। अब ब्रिटेन का मसला यह था कि ब्रिटेन चाह रहा था कि जापान जो था ये आहिस्ता आहिस्ता हमें यहां पे मात दे रहा था, हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। एज यू नो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1940 ब्रिटेन की एक कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया पे, एक नंबर सेकंड जो यूएसए था एंड यूएसएसआर था, इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया ब्रिटेन को, हमारा काम तब चलेगा जब आप मदद ले लोगे इंडिया से। दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन। जो क्रिप्स मिशन जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसका मेन रीजन था इंडिया आना, जिसमें से टू ब्लॉक्स थे। ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन जापान के हाथों से मात खा रहा था, और ब्रिटेन जो था इसको फोर्स किया है पीछे से यूएसए ने, यूएसएसआर ने, कि आप मदद ले लीजिए, किन से, इंडिया से मदद ले लीजिए आप, और उससे हमारी बात बन सकती है, वरना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती बहुत ज्यादा। जिसकी वजह से ब्रिटेन ने वहां से क्रिप्स मिशन भेजा, कहां, इंडिया। लेकिन एक दूसरे गर्ज से मतलब कुछ और था। बट जब ये 1942 में इंडिया आया, जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो जानते थे क्रिप्स मिशन यहां पे आया, क्यों आया, इसका मकसद क्या है, दे नो क्या था इसका मकसद। जो ये क्रिप्स मिशन यहां पे आया, उन्होंने कहा लोगों को हमें सपोर्ट चाहिए आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन यहां से नेशनलिस्ट लीडर्स अच्छी तरीके से जानते थे ये क्यों आए। उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इट इज टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक प्रोसेस, हम देंगे आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन बदले में हमारे कुछ राइट है वो आप फुलफिल कीजिए। दैट वाज कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने, इन्होंने टू मैन वहां पे पॉइंट्स हाईलाइट किए, दो शर्त थे वहां पे जो नेशनलिस्ट लीडर्स ने क्रिप्स के सामने, एक सेटअप क्रिप्स के सामने रखा। द फर्स्ट वन, आफ्टर द वॉर आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको देनी है। नंबर सेकंड, आपको पूरी तरीके से जल्द अज जल्द से पावर ट्रांसफर करना है। 2 पॉइंट्स हियर, हम मदद करेंगे आपको जिस गरज से आया, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर ने पीछे से फोर्स किया, अब यहां पे आया, यहां पे इन्होंने नेशनलिस्ट लीडर्स ने 2 मेन पॉइंट सामने रखे। द फर्स्ट वन कि एक वार खत्म होने के बाद आपको हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देनी है और फिलहाल आपको पावर ट्रांसफर करना है। लेकिन बदले में स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो मिशन था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्रिप्स मिशन का जो इन्होंने फार्मूला रखा था वो सामने रखा लोगों के, नेशनलिस्ट लीडर्स के। दैट वाज फर्स्ट, आपको मिलेगा यूनियन आफ्टर द वॉर, आपको दर्जा दिया जाएगा, इंडिया को कहा गया आपको इंडिया को दर्जा दिया जाएगा यूनियन का, बट उसके बाद भी आपको अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस रहना है। फर्स्ट पॉइंट, यहां से इट इज गिव एंड टेक प्रोसेस, यहां से क्रिप्स मिशन आ रहा है मदद के लिए, यहां से एग्री हुए पहले लोग, हम मदद करेंगे लेकिन कुछ शराइत है, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड पावर ट्रांसफर। और वापस में क्या कहा, क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन का था, दैट आपको यूनियन का दर्जा मिलेगा, लेकिन आपको अभी भी अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस रहना है, ब्रिटिश के अंडर आपको भी काम करना है। सेकंड, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी वार के बाद, और उसमें आपके मेंबर्स इलेक्टेड भी रहेंगे, उसके आपके मेंबर्स नॉमिनेटेड भी रहेंगे। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोविजन से होंगे, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स वो प्रिंसली से होंगे।
सेकंड पॉइंट, थर्ड कहा इस मिशन के जरिए कि आपका जो इंडिया का डिफेंस जो है वो रहेगा ब्रिटिश के अंडर, जो डिफेंस है वो रहेगा ब्रिटिश के अंडर। और फोर्थ जो इन्होंने कहा राइट, अगर इस यूनियन से इस वक्त भी इंडिया से कोई स्टेट बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है। तो अब रेसिप्रोकल में वापस कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पावर ट्रांसफर के बदले से जो मिशन में आ रहा था पॉइंट, आपको यूनियन का दर्जा मिलेगा बट अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस रहोगे आपको सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी, लेकिन इलेक्टेड भी होगी, उसमें नॉमिनेटेड भी होंगे, प्रोविजन से होंगे, प्रेसिडेंसी से होंगे, एंड आपका इंडियन डिफेंस जो है वो बिल्कुल अंडर ब्रिटिश रहेगा। और अगर आपके यूनियन में से कोई बाहर जाना चाहता है इंडिया से, वो बाहर जा सकता है इस वक्त। लेकिन उस वक्त अब रिस्पॉन्ड क्या था वापस किनका, जो थे नेशनलिस्ट लीडर्स, जो कांग्रेस था उस वक्त, उनका सपोर्ट। उन्होंने कहा अब हमें बताइए जो ये यूनियन का मकसद है, आप हमें यूनियन देते हो अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस, ये टोटली फ्रॉड सिस्टम है, ये नहीं चलेगा। सेकंड, आपने एक पॉइंट यहां पे रखा है, आप कोई भी जा सकता है इस वक्त भी छोड़ के इस इंडिया से, इस यूनियन से। तो इससे क्या होगा, नेशनल लीडर्स ने लोगों को कहा, इससे हमें क्या होगा, इसमें हमारी डाइवर्सिटी होगी, हमारी जो ये स्ट्रगल है ये डिवाइड हो सकती है। जिससे कहा गया कि जो ये सिस्टम था क्रिप्स मिशन का, जिसमें गांधी ने कहा इट इज सिंपली नॉमिनेटेड एज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक बेटा उसको कहते हैं, मैंने आज आप में से किसी को चेक दे दी और कहता हूं आज 10 साल के बाद इससे पैसे निकालना आप, दैट मींस इट इज नॉट वैल्यूएबल। तो इसने कहा इट इज, आज ये कह रहे हैं ये 10 साल के बाद होगा, लेकिन ये पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जाना जाता है इस क्रिप्स मिशन को बाय द गांधी जी। तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि जो ये मिशन हुआ क्रिप्स मिशन इंडिया आना, कि ये फेल हुआ इंडिया में। और ये कंपनी वाले जो ब्रिटिश थे वो जानते थे ये क्या टाइम अब ऐसा पहुंच रहा है शायद कि हमें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, कि आज इतना टाइम हो रहा है, इतना अब पॉइंट हो रहा है, इतनी अब मैं कहूंगा इंडिया में इतना ये मवाद बढ़ चुका है, स्ट्रगल बढ़ चुका है, शायद हमें ये छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी अपने अंदाज से तैयारी कर रहे थे पावर ट्रांसफर की। तो मैं सिंपली कहूंगा जो ये क्रिप्स मिशन था ये फेल हुआ, जो इसकी इंटरनली पॉलिसी थी वो फेल हुई इंडिया में। अब जो ये क्रिप्स मिशन था 1942 में फेल होने के बाद इंडिया में क्या हुआ, इसी 1942 में इंडिया में एक मूवमेंट बेटा स्टार्ट होती है जो ऑल ओवर स्ट्रगल में से मानी जाती है, एक फेमस स्ट्रगल दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट एक स्ट्रगल नाम दिया इसका, जो इस ऑल ओवर मूवमेंट में से एक फेमस मूवमेंट माना जाता है। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन रहा है डू और डाई। और इसमें यह कहा गया कि पहले हमें देखना है इस क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद तुरंत 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आ रहा है, इसका काज क्या है, इतनी जल्दी क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आई, इसी साल में से ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई। इसका एक मेन काज है दैट इज नोन एज क्रिप्स मिशन। क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन काज एक है क्रिप्स मिशन। सेकंड इसका मेन काज फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, सिंपली मैं कहूंगा फेलियर ऑफ। एंड नंबर सेकंड इसका मेन काज है, इन्होंने कहा गांधी जी ने कि ब्रिटेन और जापान जो हावी हो रहा है ब्रिटेन पे, जापान ने यह भी कहा हो सकता है कि ब्रिटेन रूल कर रहा है इंडिया पे, हो सकता है इस वार में हम इंडिया पे भी हमला कर सकते हैं। तो गांधी ने कहा कि एक तो हमें पहले इनसे छुटकारा पाना है, अगर फिर जापान आया फिर तो उनसे छुटकारा पाना है, ये हमारे लिए मुश्किल सा होगा। तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किया। फिर मैं कहता हूं कॉज फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड जो ब्रिटेन जापान हावी हो रहा था ब्रिटेन पे। अब गांधी ने कहा जापान ने जो कहा था कि जहां पे भी इंडिया ब्रिटेन ने कहा हो सकता हम उस पर भी वार कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसमें गांधी ने कहा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक तो हमें अभी इनसे छुटकारा नहीं होता है, फिर इनसे छुटकारा पाना दैट विल बी टू मच डिफिकल्ट। सो दे डेवलप्ड अ मूवमेंट दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका स्लोगन है बेटा डू और डाई। यहां पे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में मुंबई में इससे ये शुरुआत करने से पहले मुंबई में एक कांग्रेस मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये कहा गया है कि हमें एक ये मूवमेंट जो बनानी है इसमें हमें क्या करना है कि ब्रिटेन को ये कहना है
कि इंडिया, हम कहेंगे लीव इंडिया, इंडिया छोड़ो, इंडिया को छोड़ना है आपको, और क्विट इंडिया मूवमेंट उसके बाद शुरू होती है। और इसका मेन जो स्लोगन था दैट इज द डू एंड डाई, और काज मैंने हाईलाइट किया। अब इसमें शमूलियत की इंडिविजुअल लेवल पे गांधी ने स्टार्ट किया, एक मास प्रोटेक्शन बन गई लोगों ने, मैं कहूंगा मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ऑल एम्प्लॉइज, स्कूल, ऑल स्कूल स्टूडेंट्स आर जॉइनर। सबसे बड़ा अहम इसको क्यों माना जाता है इस स्ट्रगल में, व्हाई आउट ऑफ द डिफरेंट स्ट्रगल इसको क्यों अहम माना जाता है? इसमें से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो हुई है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, यह पार्टिसिपेशन हुई है बेटा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उस वक्त, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की। जहां जहां पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और जहां जहां पे भी गवर्नमेंट दफातर पे फ्लैग था, किनका, ब्रिटेन का स्टैंड था, वहां पे फ्लैग उसको गिरा दिया गया है और वहां से फ्लैग हाईलाइट किया गया है, इंडिया का फ्लैग। इसी लेवल से इसको कहा गया कि एवरीवन जो ओबे कर रहा था, जो मान रहा था रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ब्रिटेन का, वो भी अब अगेंस्ट होने जा रहे थे और उन्होंने अपने फ्लैग्स वहां पे हाईलाइट किए गए और बहुत सारे लोग इसमें जो वो शमूलियत हुए। फिर से रिप्रेसिव मेजर किया था, किसने रिप्रेसिव मेजर इसमें किया? कंपनी ने। और एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता हूं बट ये कहूंगा 10,000 पीपल जो इसमें मार दिए गए हैं जिन्होंने इसमें शमूलियत की, और गांधी को फिर इसको फिर से विड्रॉ करना पड़ा। अब ये टू पॉइंट्स आपके सामने आए, एक तो क्रिप्स मिशन, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट। अब एक और पॉइंट आ रहा है, ये जो सिस्टम था, अब इसके जरिए ब्रिटेन को मालूम हुआ कि जो हमारे भी ऑफिशियल्स थे वो भी अगेंस्ट हुए। नाउ इट इज टाइम वी हैव टू ट्रांसफर द पावर्स, हमें पावर ट्रांसफर करना पड़ेगा, कि हमें छोड़ना पड़ेगा ये पावर्स। एक तो ये काज है। सेकंड, एज यू नो व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद G77 एक ग्रुप वजूद में आता है, 77 कंट्रीज हु गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, डिकोलोनाइजेशन हुआ है उस वक्त। अब ब्रिटेन को भी ये मालूम था हमें छोड़ना है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी अभी भी इंडिया में थी जो 1940 का मैंने कहा रेजोल्यूशन पास हुआ लाहौर में। अब टू नेशन थ्योरी एक साइड में पढ़ रहा था, क्रिप्स और क्विट का सिस्टम हमने देख लिया, एक साइड में टू नेशन थ्योरी, एक साइड में कांग्रेस का, हर एक अपनी अपनी राय दे रहे थे। इस क्रिप्स मिशन जो इंडिया इसके खिलाफ हुआ, बहुत सारे कंपनी के जो लोग थे वो भी इसके खिलाफ थे, एग्जैक्टली इसके खिलाफ थे। और अब ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। अब आप देख सकते हो एक कंट्रोवर्सी हमारे यहां पे है, वही कंट्रोवर्सी अब सॉल्व करनी थी जिससे भेज दिया था कैबिनेट मिशन, जिससे भेज दिया था माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन फेल हुआ, फिर लेकिन हर एक ने अपनी अपनी राय दी। इसमें से क्या कह रहा था, जो 1914 में रेजोल्यूशन पास हुआ था बाय द मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा कि हमारा जो मुस्लिम एरियाज है उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था राज गोपाल आचार्य, इसको हम कहते हैं सीआर फार्मूला, भी इसने एक फार्मूला सामने रखी। इसने कहा कि मैं भी एक राय देता हूं, इस टू नेशन थ्योरी और कांग्रेस के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, ये कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए अगर मेरी फार्मूला पास होती है, वो फ्रूटफुल निकलती है, तो मैं आगे डाल सकता हूं। तो इसकी फार्मूला जो ये थे राज गोपाल आचार्य, उसकी फार्मूला थी सीआर प्लान। और सीआर प्लान के मुताबिक इसने क्या कहा कि जो डिमांड है टू नेशन थ्योरी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट आपको हमारी बात ज़ाब्ता तौर पर मदद करनी है आजादी के लिए। किसको कहा, जो अली मोहम्मद जिन्ना को कहा कि किसने, राजगोपाल आचार्य जो सीआर फार्मूला। सेकंड, आपको जो हमारी गवर्नमेंट यहां पे बनेगी आपको पूरी तौर पर उसकी मदद करनी है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस में पूरा आपको मदद करना है और गवर्नमेंट जो यहां पे बनेगी उसकी मदद करना है। और जिस एरिया पे आप चाहते हो कि उनको सेपरेट छोड़ दीजिए, वहां पे क्या होना चाहिए, सीआर फार्मूला के जरिए फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंस तक आपको हमारी मदद करनी है, आपको जो डिमांड होगी वो बाद में फुलफिल हो जाएगी। एंड सेकंड, जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट यहां पे हो जाएगी, इस फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में आपको भरपूर मदद करनी है हमारी। और थर्ड पॉइंट, इसमें आपको वहां पे जहां पे आप डिमांड कर रहे हो, जो आपने पास किया है रेजोल्यूशन 1914 में, उसमें बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन हो जाएगा। ये सीआर फार्मूला के जरिए थर्ड पॉइंट है इसका। और इलेक्शन में आपको ऐसा करना है जहां अगर वहां पे मुस्लिम्स है, हिंदूज है, मुस्लिम मेजॉरिटी में, दोनों को हम इलेक्शन करवाएंगे। कौन चाह रहा है कि हम सेपरेट जाए, कौन चाह रहा है कि हम सेपरेट नहीं जाएंगे। सिंपली उन्होंने कहा कि हम सिंपल, अगर हम कहेंगे टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टेट जहां पे डिमांड कर रहा था टू नेशन थ्योरी, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, दैट शुड बी सेपरेटेड। मैं नॉमिनेट करूंगा एक स्टेट, फॉर एग्जांपल इट इज ए, लेकिन ये जो राजगोपाल आचार्य की फार्मूला सीआर फार्मूला थी, इसने कहा इलेक्शन होगा, यहां पे बिल्कुल होगा, लेकिन हर एक के हाथों से इलेक्शन होगा। और इसमें हम देखेंगे पहले कौन चाह रहा है कि सेपरेट हो जाए,
कौन ये चाह रहा है कि सेपरेट नहीं हो जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल सीआर प्लान राजगोपाल आचार्य का प्लान जो था वो टोटली रिजेक्ट किया है अली मोहम्मद जिन्ना ने। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो एरियाज मेजॉरिटी में उसको आप सेपरेट छोड़ दीजिए, अगर वहां पे वोटिंग होगी वो मुस्लिम की होगी। लेकिन राजगोपाल आचार्य या सीआर फार्मूला जो चाह रहा था इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट में, इंडिपेंडेंस तक हमारी मदद कीजिए, गवर्नमेंट तक बनाने में मदद कीजिए और इलेक्शन यहां पे हो जाएगा, लेकिन दोनों का कौन चाह रहा है, हु वांट्स टू लीव और कौन चाह रहा है कि वी वांट्स टू स्टे। सो उस वक्त जो ये था अली मोहम्मद जिन्ना, इन्होंने रिजेक्शन की। सो हम कहेंगे अगेन आफ्टर द क्रिप्स मिशन नाउ द फार्मूला व्हिच वाज propounded by the CR, which was nominated as the CR plan propounded by the राजगोपाल आचार्य, और उसका भी रिजेक्शन हुआ है वहां पे। और अब ब्रिटेन को ये मालूम था कि अब ये फसल जो है वो तैयार हुआ है, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पाकिस्तान जो सेपरेट चाह रहा है, पाकिस्तान के नाम से हमें अब एक पावर ट्रांसफर करना है। बट अकॉर्डिंग टू द सुकैनस दे सेंट अ नेक्स्ट मिशन, द मिशन वाज नोन एज कैबिनेट मिशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1946। वो कैबिनेट मिशन क्या था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक आप याद रख लीजिएगा कि राजगोपाल आचार्य जो सीआर फार्मूला उसको रिजेक्शन की है। टू नेशन थ्योरी में से जो अली मोहम्मद जिन्ना था टोटली रिजेक्ट किया। अब वेट कर रहे थे कि ब्रिटेन से जो आएगा कि थर्ड मिशन जो नेक्स्ट मिशन होगा दैट इज नोन एज कैबिनेट मिशन, उसका क्या है, उसने कौन सा सोल्यूशन, क्या पास हुआ, या कांग्रेस ने रिजेक्ट किया या मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, किसने रिजेक्ट किया, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। मे गॉड ब्लेस यू। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होगा ये पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने क्या पॉइंट बता दिया, जहां पे भी आपका क्वेश्चन अराइज होगा, आई एम ऑलवेज विथ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ नाइस डे।